हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों हम लोग सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें अभी हम लोग कॉन्टिन्यूस बॉडीज के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना सीख रहे हैं। कल हम लोगों ने हाफ रिंग और हाफ डिस्क के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना सीखा था। अभी यहाँ पर हम लोगों ने नेक्स्ट बॉडी ली हुई है और ये बॉडी होगी होलो हेमीस्फीयर, यानी कि अब हमें ये बताना है कि जो होलो हेमीस्फीयर होगा उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है। प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने जब हाफ रिंग पर बातें देखी थी तो वहां पर जो सेंटर ऑफ मास निकल के आया था वो उसके सेंटर से 2r/π डिस्टेंस पर निकल के आया था। अगर बात करें हाफ डिस्क की तो वहां पर जो सेंटर ऑफ मास निकल के आया था वो उसके सेंटर से 4r/3π डिस्टेंस पर निकल के आया था। अब हम यही चीज यहाँ पर भी देखेंगे कि होलो हेमीस्फीयर के सेंटर से इसका सेंटर ऑफ मास किस डिस्टेंस पर होगा, या उसके होलो हेमीस्फीयर के सेंटर के रिस्पेक्ट में उसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ये बातें अब हम देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले तो एक होलो हेमीस्फीयर बनाते हैं ताकि चीजों को हम फिगर बना करके बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाए। तो चलिए ये हमने एक होलो हेमिस्फीयर बनाने की कोशिश की प्यारे बच्चों। बिल्कुल एग्जैक्टली तो ये नहीं दिखेगा क्योंकि हाथ से बनाया गया है। अब हाथ बिल्कुल परफेक्टली तो चीजों को नहीं बना सकता प्यारे बच्चों, तो आपको थोड़ा सा इमेजिन भी चीजों को करना पड़ेगा। ये एक होलो हेमिस्फीयर हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हम लोग एक होलो हेमिस्फीयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो ये इस तरीके से हमारा होलो हेमिस्फीयर हुआ। अब इसके सेंटर के रिस्पेक्ट में इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, या इसी को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसके सेंटर के रिस्पेक्ट में इसका सेंटर ऑफ मास कहां है ये बताना है हमको। तो चलिए प्यारे बच्चों, जैसा कि हम कई बार बोल चुके हैं अपने वीडियोज में कि जहां भी कॉन्टिन्यूस बॉडी होगी तो सबसे पहले तो हमें कंपोनेंट लेना चाहिए, ठीक है। अगर हमें सेंटर ऑफ मास के बारे में जानकारियां बतानी है तो सबसे पहले तो हमें कंपोनेंट लेना पड़ता है। अब कंपोनेंट किस प्रकार की बॉडी में किस तरीके से लेना है ये बिल्कुल निश्चित होता है, ये मैं कई बार बता चुका हूं। तो जिस तरीके की बॉडी में जिस तरीके से मैं कंपोनेंट लूं बिल्कुल उसी तरीके से आपको याद रख लेना है, इस चैप्टर के लिए भी और आगे के भी चैप्टर्स के लिए भी, क्योंकि ऐसा आपको कई बार मिलेगा जब आपको कंटीन्यूअस बॉडीज मिलेंगी और वहां पर आपको कंपोनेंट लेने की आवश्यकता पड़ेगी प्यारे बच्चों, 12th में, ठीक है। अभी 11th में भी और 12th में भी, ठीक। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको आगे के लिए भी याद रख लेना है। कल हम लोगों ने हाफ रिंग और हाफ डिस्क में देखा था कि रिंग और डिस्क में किस तरीके से कंपोनेंट लिए जाते हैं। अब हम आज यहाँ पर होलो हेमिस्फीयर में भी जान जाएंगे ये चीज कि किस तरीके से कंपोनेंट लिया जाता है। तो इसको आगे के लिए भी याद रख लेना है और इस चैप्टर के लिए तो याद रखना ही है प्यारे बच्चों। चलिए, अगर मुझे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसके सेंटर ऑफ मास के बारे में जानकारियां बतानी है तो इस पॉइंट को तो मुझे ओरिजिन की तरह लेना पड़ेगा। ऐसा हम कई बार अपनी वीडियो में प्यारे बच्चों बता चुके हैं कि जहां जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स पूछे या सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछे उस पॉइंट को एज ए ओरिजिन लेकर चलना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों ये ओरिजिन हो गया हमारा, ठीक। तो ये ओरिजिन हो गया। अब अगर ये ओरिजिन है प्यारे बच्चों तो इसी से एक्सिस जोड़े जाएंगे, है ना। तो चलिए एक्सिस हम जोड़ लेते हैं, ये एक्सिस जुड़ गए यहाँ पे। इस डॉटेड लाइन के ऊपर से यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस मान लेना है और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर हमें वाई एक्सिस मान लेना है प्यारे बच्चों। चलिए, ये तो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस जोड़े हमने ओरिजिन से। अब हम कंपोनेंट लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से कंपोनेंट लेना है, क्योंकि कंपोनेंट लेना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो देखिएगा किस तरीके से कंपोनेंट लिया जाता है इसमें। ये जो लाइन नजर आ रही है इस लाइन से थीटा एंगल पर जाकर के प्यारे बच्चों, थीटा एंगल पर जाकर के एक बेहद ही छोटा एंगल लेते हुए, एक बेहद ही छोटा एंगल, ये जो एंगल हमने लिया ये बेहद ही छोटा एंगल है प्यारे बच्चों। ये एंगल थीटा था तो इस एंगल को हमने डी थीटा से डिनोट किया। डी लगने का मतलब ये हो जाएगा कि ये एंगल बहुत ही छोटा है, इससे ये पता चला करता है। जहां भी डी लग जाए तो इससे पता चल जाता है कि बहुत ही छोटी वैल्यू है, ठीक। तो प्यारे बच्चों ये थीटा पे जाके एक बेहद ही छोटा एंगल लेते हुए, ये इतना छोटा है प्यारे बच्चों कि बिल्कुल टेंडिंग टू जीरो, इतना छोटा है, ठीक प्यारे बच्चों। तो थीटा एंगल पर जाकर के एक बेहद ही छोटा एंगल लेते हुए एक बेहद ही कम चौड़ाई वाली, एक बेहद ही कम चौड़ाई वाली रिंग को यहाँ पर कंपोनेंट की तरह लेना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर रिंग बना लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर इस तरीके से हमने रिंग बना लिया प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई कम क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर ये एंगल छोटा होगा तो इधर ये चौड़ाई भी तो कम आएगी प्यारे बच्चों, है ना। तो अगर एंगल टेंडिंग टू जीरो है तो इसकी चौड़ाई भी बिल्कुल टेंडिंग टू जीरो ही हमको मानकर चलना है प्यारे बच्चों। तो इसकी चौड़ाई फिगर में ज्यादा दिख रही है, फिगर हमको इस तरीके से बनाना है कि चीजें समझ में आए। अदरवाइज यहाँ पे चौड़ाई बेहद ही कम है। ये जो पॉइंट ये नजर आ रहा है और ये पॉइंट ये बिल्कुल एक दूसरे के पास पास होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नजर आएंगे प्यारे बच्चों, ये इतना कम है, ठीक। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से कंपोनेंट इसमें लिया जाता है। ये क्या है, ये एक रिंग है प्यारे बच्चों।
अब देखिए इसमें कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा कि क्या ये रिंग ही है, क्योंकि ये रिंग की तरह नजर तो आ नहीं रही है। ये पूरी एक कंप्लीट रिंग है प्यारे बच्चों, ऐसा भी नहीं है कि ये हाफ रिंग है, क्योंकि आपको हाफ ही नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हाफ भी नहीं है, ये पूरी एक कंप्लीट रिंग है, बिल्कुल ऐसी रिंग जैसी होती है रिंग, बिल्कुल ऐसी रिंग, बिल्कुल कंप्लीट रिंग, ठीक है। और ये रिंग ही है, ऐसा ना समझे कि रिंग नहीं है। अब इसमें डाउट इसलिए आ सकता है क्योंकि स्पष्ट रूप से यहाँ पर कंप्लीट रिंग तो दिख नहीं रही है, ठीक है। कैसे नहीं दिखेगी, क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि ये एक 3 डायमेंशनल बॉडी है, ठीक, ये एक 3 डायमेंशनल बॉडी है। तो यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा आपको इमेजिन भी करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक। तो अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपके समझने के लिए मैं एक काम ये कर रहा हूं कि इसी रिंग को उठा करके एक अलग जगह पर बनाकर दिखाई दे रहा हूं, ताकि आपको इसके बारे में सारी जानकारियां सही सही पता चल पाए। तो चलिए इसी को उठा करके मैं यहां पर बना रहा हूं, तब आपको पता चलेगा कि ये जो रिंग है वो कैसी है एक्चुअली में, ठीक है। तो एक्चुअल में ये कुछ प्यारे बच्चों ऐसी है, ऐसी बिल्कुल एक कंप्लीट रिंग, बिल्कुल एक कंप्लीट रिंग, ठीक है। ऐसे प्यारे बच्चों बिल्कुल एक कंप्लीट रिंग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये रिंग की तरह नजर आ नहीं रही है, क्योंकि चीजों को बिल्कुल परफेक्टली नहीं बनाया जा सकता हाथ से, है ना। तो बिल्कुल परफेक्टली तो ये सर्किल की तरह नहीं नजर आएगी, लेकिन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है प्यारे बच्चों, ये एक रिंग है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको रिंग की तरह आपको मानकर चलना है, ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्टली तो हम रिंग नहीं बना पाएंगे, हाथ से कहां से बना पाएंगे, ठीक है। तो ये एक रिंग की तरह लेकर चलना है इसको, और इसमें कुछ विड्थ भी है ना। तो इसमें विड्थ भी है, ये विड्थ है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसको विड्थ लेते हुए हमें बनाना है। तो इसके ऊपर से एक और रिंग की तरह बना दो, तो ये इसमें विड्थ भी आ जाएगी प्यारे बच्चों, ऐसे, ठीक है बच्चों। ये इस तरीके से, अब इसमें देखिए विड्थ भी हर जगह आपको सेम नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन सेम ही है, विड्थ हर जगह इक्वल है, ठीक। जैसा कि मैंने बताया कि हाथ से बिल्कुल परफेक्टली बिल्कुल सही सही चीजों को नहीं बनाया जा सकता, इसलिए यहाँ पर गड़बड़ी नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन विड्थ आपको सेम ही मानकर चलना है प्यारे बच्चों। तो ये एक रिंग है इस तरीके से, बिल्कुल एक कंप्लीट रिंग प्यारे बच्चों, ये ऐसे, ये कंप्लीट रिंग है प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसे ये एक रिंग जो कंप्लीट रिंग नजर आ रही है, ये रिंग है ये, ठीक है। तो इस बात से इस रिंग के बारे में सही सही जानकारी यहाँ से मिल सकती है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ से समझना है और थोड़ा सा चीजों को इमेजिन भी करना है, तब आपको चीजों को तब आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी प्यारे बच्चों। अब ये जो इसकी विड्थ है ना, ये इसकी जो विड्थ है, इसको निकालना बड़ा ही आसान है। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये क्या है, ये आर्क है। अब आर्क होती क्या है प्यारे बच्चों, रेडियस इनटू एंगल, है ना, यही तो होती है। तो सबसे पहले तो इस होलो हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो ले लो। तो हम मान लेते हैं कि इस होलो हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और ये एंगल कितना है, डी थीटा। तो कुल मिलाकर के ये जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक, ये है प्यारे बच्चों आर इंटू डी थीटा, कितनी, आर इंटू डी थीटा। तो ये तो बड़ा आसान था, इसकी विड्थ निकालना बेहद ही आसान है, ठीक है। इसकी जो रेडियस है होलो हेमिस्फीयर की वो कैपिटल आर हमने मान ली है। इसको हम यहाँ पर दिखा भी ले रहे हैं ताकि आपको डाउट ना हो प्यारे बच्चों। इसकी रेडियस हम कैपिटल आर माने हैं, और इसका मास भी कुछ मान लेते हैं कैपिटल एम इसका मास है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो इसकी विड्थ हो गई, अब इसका मास भी कुछ होगा। इसका मास कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो इसका मास मैं कुछ मान लेता हूं डीएम। इसका मास क्या मान लूं प्यारे बच्चों, डीएम। हम मान लेते हैं कि इसका जो मास है वो डीएम है। तो इस डीएम की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, बड़ा ही आसान है। कैसे, सबसे पहले तो मास डेंसिटी निकाल लो। अब मास डेंसिटी यहाँ पर कैसी होगी, सरफेस मास डेंसिटी, क्योंकि पूरा का पूरा मास सरफेस पर बिखरा हुआ है, ये होलो हेमिस्फीयर है, ठीक है। इसलिए पूरा का पूरा मास कैसा है प्यारे बच्चों, सरफेस पर बिखरा हुआ है। तो यहाँ पे मास डेंसिटी कैसे निकल के आएगी, सरफेस मास डेंसिटी। और सरफेस मास डेंसिटी क्या होती है, पूरा का पूरा मास अपान में टोटल एरिया बॉडी का, ठीक है। और एरिया कौन सा, जितने में मास बिखरा हुआ हो, ठीक है, वो एरिया यहाँ पे रखा जाता है। तो देखिए जितने में मास बिखरा हुआ है, अगर उतने का एरिया रखें तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर ये पूरा कंप्लीट हेमिस्फीयर ना होकर के कंप्लीट स्फीयर होता, तो इसके सरफेस का जो एरिया होता वो 4 पाई आर स्क्वायर होता। लेकिन ये आधा है, इसलिए आधा यहाँ पे एरिया रखा जाएगा, और वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्यारे बच्चों। तो ये तो क्या हो गया, हम वैल्यू निकाल रहे हैं डीएम के लिए, लेकिन ये अभी क्या है, ये मास डेंसिटी है। तो अब इसका मास कैसे निकलेगा, तो मास डेंसिटी में इसके एरिया का मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मास निकल जाएगा। तो देखिए इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो अगर इसकी रेडियस हम कुछ मान लें स्मॉल आर, तो इसकी लेंथ टोटल कितनी हो जाएगी, इसकी टोटल लेंथ 2 पाई आर हो जाएगी प्यारे बच्चों, 2 पाई आर इंटू इसकी विड्थ कितनी है,
विड्थ इसकी है r इंटू डी थीटा प्यारे बच्चों। तो इसकी जो लेंथ हो गई वो 2 पाई r हो गई और जो विड्थ है वो r d थीटा है, इसलिए ये इसका एरिया हो गया क्या, लेंथ इंटू विड्थ प्यारे बच्चों। तो ये इसका एरिया हो गया। तो अब ये इसके लिए मास निकल गया प्यारे बच्चों। अब इसकी जो ये रेडियस है ना, इसको पहले हम निकाल लेते हैं, क्योंकि इसको जब हम यहाँ पे रखेंगे तभी कंप्लीटली डीएम निकल पाएगा। तो इसको निकालना भी बहुत ही आसान है। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अगर हम इसमें आए तो y एक्सिस के अबाउट ये बिल्कुल सिमेट्रिक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिमेट्रिक है, बिल्कुल यहाँ पर y एक्सिस के अबाउट बिल्कुल सिमेट्रिकली ये बनी हुई है। तो y एक्सिस पर ही कहीं पर इसका सेंटर होगा प्यारे बच्चों। y एक्सिस पर मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका सेंटर है, तो इसके लिए जो रेडियस हो जाएगी वो ये हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक, यही इसकी रेडियस होगी। तो इसकी वैल्यू निकालना बेहद ही आसान है। कैसे निकालेंगे, एक काम कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन हमने यहाँ पर खींच ली हुई है। तो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी। तो इस लेंथ ये जो लेंथ निकल के आएगी यही इसकी रेडियस हो जाएगी। अब इस लेंथ को निकालना बेहद ही आसान है। क्यों, क्योंकि ये तो रेडियस है और ये एंगल थीटा है। देखिए डी थीटा से कंफ्यूज नहीं होना, ये डी थीटा बिल्कुल टेंडिंग टू जीरो है, बहुत ही छोटा, इसलिए उसको यहाँ पर निगलेक्ट भी कर सकते हो। तो निगलेक्ट कर दो तो बचा क्या, थीटा, थीटा एंगल लेकर चलना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कैपिटल आर है और एंगल थीटा है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी आर कॉस थीटा, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी आर साइन थीटा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आर कॉस थीटा क्या हो जाएगी, इसके लिए रेडियस हो जाएगी, है ना। तो आर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे रख लो आर कॉस थीटा, ये आर की वैल्यू हो गई। तो इस आर की जगह पे इस आर कॉस थीटा को रख लो यहाँ पर, चलिए हम रख ही देते हैं, यहीं पर रख दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा इंटू इसकी विड्थ कितनी थी, आर इंटू डी थीटा। ये अब प्यारे बच्चों देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ये दो आर कैंसिल, तो यहाँ पे ऊपर बचा क्या, डीएम की वैल्यू क्या बच रही है, तो ये बच रही है डीएम की वैल्यू, देखिए क्या बच रही है, तो एम इंटू कॉस थीटा और क्या बच रहा है डी थीटा, बस यही बच रहा है, ये डीएम हो गया प्यारे बच्चों। ठीक, चलिए अब हमने इसका मास भी निकाल लिया, इसके लिए रेडियस भी निकाल लिया, इसकी विड्थ भी निकाल लिया प्यारे बच्चों। अब हमें क्या करना है, हमें करना क्या था, इस होलो हेमिस्फीयर के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे इसके सेंटर के रिस्पेक्ट में। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट की तो कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता है हम लोग पहले यहाँ पे हर चीज देख चुके हैं। अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं कैसे करता हूँ, डीएम, अब डीएम का यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई करो, अब इसको इंटीग्रेट कर लो अपान में टोटल मास। अगर मुझे वाई सीओएम निकालना हो यानी सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, तो डीएम इंटू डीएम का वाई कोऑर्डिनेट, अब इसको इंटीग्रेट करो अपान में टोटल मास है बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही करता था ना, तो ऐसे ही यहां भी किया जाएगा। अब एक चीज देख लीजिए, ये जो डीएम है ना, ये डीएम का एक्स कोऑर्डिनेट है और ये डीएम का वाई कोऑर्डिनेट है, ये वाई है ना। तो सबसे पहले डीएम के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी हम निकाल लें ताकि यहाँ पर इन चीजों को हम रख पाएं, ताकि तो आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो इस डीएम के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी हमें चाहिए होगा। अब कंफ्यूजन ये आ रहा है कि डीएम तो पूरा बिखरा हुआ मास है ना, तो डीएम के कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेंगे। अब डीएम बिखरा हुआ मास है, कोई एक पॉइंट वाला मास तो नहीं है, पॉइंट पे तो नहीं रखा हुआ है, तो हम कैसे बता पाएंगे कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किसी बॉडी का पूरा मास उसके सेंटर ऑफ मास पर रखा हुआ माना जा सकता है। इसी प्रकार से इस रिंग का पूरा मास इसके सेंटर ऑफ मास पर रखा हुआ माना जा सकता है। अब इसका सेंटर ऑफ मास जानना बेहद ही आसान है, इसलिए आसान है क्योंकि देखिएगा ये कंप्लीट रिंग है और मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है प्यारे बच्चों। तो कंप्लीट रिंग है तो यहाँ पर सिमेट्री भी नजर आ रही है और मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, इसलिए इसके सिमेट्रिक सेंटर पर ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा प्यारे बच्चों। ऐसा हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये इसका सिमेट्रिक सेंटर, ये सेंटर है प्यारे बच्चों, ये सेंटर कौन सा है, ये वाला, ये पॉइंट, तो इसी पॉइंट पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा और इसी पॉइंट पर इसका पूरा मास रखा हुआ माना जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसी पॉइंट के जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे वही यहाँ पर रखे जाएंगे। तो देखिए इस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बड़ा आसान है, ये y एक्सिस पर स्थित है इसलिए x कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर 0 हो गया और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक की हाइट हो जाएगी। अब ये हाइट इस हाइट के इक्वल है यानी r sin थीटा के इक्वल है, तो r sin थीटा यहाँ पर इसके लिए y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब इन्हीं को यहाँ पर रख करके आगे हम चीजों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट चाहिए तो यहाँ पे इस dm का x कोऑर्डिनेट रखूं तो dm का x कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो जैसे ही यहाँ पर 0 डालोगे तो x COM तो 0 हो गया। यानी इससे ये पता चला कि इस बॉडी के लिए जो सेंटर ऑफ मास
का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। अगर हम ऐसा अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए हुए हैं तो इस सिस्टम के लिए जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो प्यारे बच्चों 0 होगा इसके सेंटर ऑफ मास के लिए। अब हम बात करें वाई सी की, तो वाई सी कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो यहां पे डीएम रखें और वाई रखें। तो डीएम देखिए, डीएम क्या है यहाँ पर एम कॉस थीटा इंटू टी थीटा, ठीक। अब वाई क्या है आर साइन थीटा, वाई क्या है ये वाली, ये वाई है आर साइन थीटा। अब इसको इंटीग्रेट भी करना है, पावर में टोटल मास भी रखना है प्यारे बच्चों। इस m से इस m को कैंसिल कर लो तो देखिए बचा क्या है आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, यही तो बचा। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक। अब आगे इसी को सॉल्व कर ले तो वाई कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर ले और 2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो होगा ये कि ये क्या बन जाएगा ऊपर साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो r/2 को बाहर निकाल लो, अंदर रखो साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब इंटीग्रेशन करना आसान हो गया। यहाँ पे इस चीज को इंटीग्रेट करना आसान नहीं था, अब ये आसान हो गया, ठीक प्यारे बच्चों। तो चलिए अब इसको इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले तो लिमिट लगाएंगे। अब लिमिट ऐसी लगाई जाती है कि पूरी की पूरी बॉडी कवर हो जाए, यानी कि बॉडी में बना हर एक कंपोनेंट कवर हो जाए प्यारे बच्चों। तो कंपोनेंट बने होंगे ऐसे, हर पूरी बॉडी में हर जगह ऐसे ऐसे कंपोनेंट लिए जाएंगे, ठीक। तो सारे के सारे कंपोनेंट्स कवर हो जाने चाहिए। तो कंपोनेंट्स यहां से बनना शुरू होंगे और यहां तक बनेंगे। तो प्यारे बच्चों थीटा 0 से π/2 की अगर हम लिमिट ले लें तो पूरे कंपोनेंट्स कवर हो जाएंगे, या मैं कहूं पूरी की पूरी बॉडी कवर हो जाएगी। तो 0 से π/2 की लिमिट यहां पर लगेगी प्यारे बच्चों। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या बना r/2। हम यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे ना, कुछ भी गड़बड़ नहीं है ना, बिल्कुल सही है ना, देखिएगा कुछ गड़बड़ नहीं है बिल्कुल। हाँ चलिए r/2 हो गया। अब देखिए r/2 हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा प्यारे बच्चों माइनस cos 2 थीटा, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज कहां से कहां तक डाली है 0 से π/2 की वैल्यूज डालनी है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन में हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं। इस थीटा में इस 2 का मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 2 से अभी 2 नीचे भी आएगा, ठीक है, अपान में भी। तो एक काम कर लेते हैं, इस 2 में उस 2 का मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली यहाँ पे 2 2 4 कर ले रहे हैं, ठीक। तो ये होगा इसका इंटीग्रेशन। अब देखिए आगे सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा जगह बनाएंगे। तो चलिए जगह बनाना है हमको, तो एक काम कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। आपको ये चीजें नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए इसको मिटा करके हम चीजों को आगे सॉल्व कर ले रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर चीजों को हम सॉल्व कर ले रहे हैं आगे। चलिए इसको सॉल्व कर लिए। एक काम करिए, इस माइनस को बाहर निकाल लीजिए। तो हम निकाल क्या रहे हैं YCOM। तो YCOM कैसे निकलेगा, देखिए इस माइनस को बाहर ले लो। अब यहाँ पे ये वैल्यूज डालो, तो डालो cos थीटा की जगह पे π/2 जब डालूंगा तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या cos π, है ना। इधर बचेगा cos 0 डिग्री, क्या यही बचेगा, बिल्कुल, क्योंकि थीटा की जगह पे जब 0 डालेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, देखिए -r/4 cos π की वैल्यू तो -1 होती है, तो -1 लिख लो, माइनस cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए ये क्या बना -r/4 अंदर बना -2, तो कुल मिलाकर के ये 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये r/2। तो YCOM निकल के आया r/2, यानी कि सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे। तो देखिए x कोऑर्डिनेट तो 0 निकल के आया था, ये 0 निकल के आया था, और y कोऑर्डिनेट है r/2। तो प्यारे बच्चों ये हो गए इसके सेंटर के रिस्पेक्ट में इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो कितना आसानी से हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया हुआ है। अब अगर बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस देख लीजिए, एक्स में तो कहीं पर है ही नहीं, एक्स में तो है ही नहीं बिल्कुल वैल्यू इसकी, केवल वाई एक्सिस में नजर आ रही है। तो वाई एक्सिस पर होगा ये, वाई एक्सिस पर कहाँ पे, यहां से मान लीजिए यहां पर है, तो ये कितनी डिस्टेंस है, ये r/2 की डिस्टेंस है। तो इस सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर है प्यारे बच्चों, ठीक है, और किस एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, ठीक है। तो ये इसके लिए आंसर हो गया, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए और डिस्टेंस r/2 हो गई प्यारे बच्चों, ठीक। तो ये इसके लिए आंसर हो गया। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, ये रहा होलो हेमिस्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास की के बारे में जानकारियां, ये हमने यहाँ पर प्राप्त करी। अब हम लोग आगे देखेंगे जहां पर सॉलिड हेमिस्फीयर होगा, यहाँ पर होलो था, अब हम देखेंगे सॉलिड हेमिस्फीयर के बारे में। तो अभी इस वीडियो में केवल इतना रहने देता हूं, अगली वीडियो बना करके फिर मैं सॉलिड हेमिस्फीयर के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो प्यारे बच्चों अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों।